वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज की, तो एक काफी कंसर्निंग खबर हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। दरअसल में हुआ ये है कि राजस्थान के बांसवाड़ा एरिया में प्रधानमंत्री जी की एक स्पीच थी, एक रैली थी बेसिकली। उस स्पीच के अंदर प्रधानमंत्री जी के द्वारा कुछ रिलीजियन एंड रिलीजियस सिंबल्स का यूज किया गया, ऐसा काफी सारी पार्टीज का कहना है। दरअसल में आप जानते होंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी बनती है कि किस तरह से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस यहाँ पे कंडक्ट करने होते हैं पूरे देश भर के अंदर। एंड एट द सेम टाइम, जब भी चुनाव आते हैं तो अपनी इलेक्शन स्पीचेस के माध्यम से आप रिलीजन को इन्वोक करके कहीं ना कहीं वोट्स नहीं मांग सकते। आपका ये नहीं होना चाहिए कि आप इस धर्म के हो तो हमें वोट करो, ये सब चीजें कहीं ना कहीं अलाउड नहीं है। पर ऐसा बहुत सारी पार्टीज का, इवन द हिंदू के बहुत सारे आगे एडिटोरियल्स वगैरह का ये कहना है कि जो ये पर्टिकुलर स्पीच थी, इसके अंदर मैसिव लेवल के ऊपर मिस यूज किया गया इसी सभी चीजों का, एंड इस बेसिस के ऊपर हेट स्पीच फैलाने की कोशिश करी गई। अब देखो, मैं वो रीआइटरेट नहीं करना चाहता जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, आप देख भी सकते हो ऑनलाइन। पर्सनली मुझे भी काफी बुरा लगा कि इस तरह की चीजें इस्तेमाल हो रही हैं इलेक्शन के अंदर। पर देखो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से क्यों ना हो, नो वन शुड ट्राई टू यूज रिलीजन। एंड जो फोकस होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि देश में किस तरह से विकास हो सकता है, देश को कैसे हम आगे लेके जा सकते हैं, कैसे जो देश में हमारे बेरोजगारी है या फिर जो महंगाई है, इन सब मुद्दों के ऊपर चर्चा हो ताकि देश हमारा पूरी दुनिया भर में और आगे बढ़े। ये हमारा मेजर फोकस होना चाहिए, राइट। तो दोस्तों, डेट है आज की 23 अप्रैल 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। आप कैसे जुड़े हैं वैसे पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के साथ? सर ओनली आईएएस का यूट्यूब पे काफी देखा है, वीडियोस मॉक इंटरव्यूज भी देखे थे, काफी अच्छे लगे थे। प्रीलिम्स के कंपाइलेशन देख तो काफी स्टैटिस्टिक्स, डेटा, फैक्ट्स वाली एक बुकलेट वो काफी ज्यादा यूज की थी। ओके ओके ओके। एंड करंट अफेयर्स भी यस सर, सेलेक्टिवली गो थ्रू तो किया है प्रीलिम्स के लिए स्पेशली। एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमें डिस्कस करना है, दैट इज विद रिगार्ड्स टू अर्थ डे 2024। दरअसल में कल 22 अप्रैल थी और हर साल 22 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं अर्थ डे के रूप में। अब इस बार का जो अर्थ डे है ना, वो फोकस कर रहा है प्लास्टिक्स के ऊपर। ठीक है, तो इस बार की जो थीम है दैट इज प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक्स। कोशिश ये है कि देखो, अगर हमें प्लेनेट को वापस से रिपेयर करना है, वापस से हील करना है, तो सबको साथ में मिलकर आना पड़ेगा। बायोडाइवर्सिटी को हम इससे हम प्रिजर्व कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज को हम यहाँ पे टैकल कर सकते हैं। अगर आप नोटिस करोगे ना, तो यहाँ पर पता लगा है कि यूएस की अगर हम हेल्थ कॉस्ट की बात करें तो लगभग वो $250 बिलियन से भी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, जस्ट बिकॉज जो केमिकल्स वगैरह हमें देखने को मिलते हैं प्लास्टिक्स के अंदर। ठीक है, तो अर्थ डे जो है, इसके माध्यम से लोगों के अंदर एक तरह से अवेयरनेस आएगी कि हम ये सारी चीजों को कैसे टैकल कर सकते हैं। थोड़ा सा हमें इसकी हिस्ट्री में भी जाना पड़ेगा कि अर्थ डे की शुरुआत आखिर होती कैसे है। अर्थ डे की शुरुआत अगर हम बात करें ना, तो लेट 1960s में हमें स्टार्ट होती हुई देखने को मिलती है। दरअसल में ना, पहले एक ना बुक पब्लिश हुई थी 1962 के अंदर, साइलेंट स्प्रिंग। ये रेचल कार्लसन जी की बुक थी, और एक्चुअल में ये बुक जो है ना, ये बहुत बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई। ठीक है, और इस बुक के अंदर जो बातें करी गई 1962 के अंदर, जो बुक के बारे में बात थी, इसमें इन्होंने बात करी थी वर्ल्ड वॉर टू के बारे में, कि कैसे वर्ल्ड वॉर टू के समय पेस्टिसाइड्स का यूज किया गया, इवन सोल्जर्स वगैरह के द्वारा भी पेस्टिसाइड का यूज किया गया, एंड इससे बहुत मैसिव लेवल के ऊपर इन्वायरमेंट हार्म हुआ। ये बुक इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई उस समय कि बाद में जाकर, आप जानते हो ना डीडीटी, जो डीडीटी आपका यूज किया जाता है एग्रीकल्चर वगैरह के अंदर, उसका भी बैन कर दिया गया। केमिकल कंपनीज ने इस बुक को बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश करी, बट स्टिल दिस बुक गॉट पब्लिश, एंड कहीं ना कहीं बहुत मैसिव लेवल के ऊपर लोगों के अंदर अवेयरनेस आई। फिर एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूँ ना, 1969 के अंदर सेंटा बारबरा ऑयल स्पिल हुआ। ये मैं दरअसल में बात कर रहा हूँ यूएसए के कैलिफोर्निया रीजन की। यहाँ पर आप नोटिस करोगे 1969 के अंदर सेंटा बारबरा ऑयल स्पिल हमें देखने को मिलता है। अब ये ऑयल स्पिल इतना ज्यादा बड़ा था कि यूएसए की हिस्ट्री के अंदर इट इज कंसिडर्ड एज द थर्ड लार्जेस्ट ऑयल स्पिल इन द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फिर लोगों को और अवेयरनेस हुआ इसके कारण, ठीक है ना। एंड धीरे धीरे क्या हुआ, फिर यूएसए के अंदर एक्सेप्ट किया गया कि भैया हमें अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे बात नहीं बनेगी। फिर यूएन ने ऑफिशियली इसको एक्नॉलेज किया 1972 के अंदर। उस समय जो पीस एक्टिविस्ट थे जॉन मैकॉनल, उन्होंने प्रपोज किया था। बाद में गैरी लॉर्ड नेल्सन हो गया, डेनी हैरिस हो गया, इन कुछ लोगों का यहाँ पे योगदान रहा ताकि अप्रैल 22 को यहाँ पे हम एज अ अर्थ डे सेलिब्रेट कर पाए। एक्चुअल में क्या था, यहाँ पे ना स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश थी कि स्टूडेंट्स कैसे कहीं ना कहीं साथ में आ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो यूथ होता है वही इस तरह के इनिशिएटिव्स को आगे लेके जाते हैं। तो 22 अप्रैल इसलिए चूज किया गया क्योंकि उस समय ना स्प्रिंग ब्रेक और फाइनल एग्जाम्स के बीच का जो दिन होते हैं, उस वजह से अप्रैल 22 को चूज किया गया।
अभी मैं बात कर रहा हूँ 2024 के वाले की, तो जैसे मैंने आपको बताया इस बार की जो थीम है दैट इज प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। तो हमारे पास एक अगर आप नोटिस करोगे earthday.org है, जो कहीं ना कहीं वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिक्रूटर है टू द एनवायरमेंटल मूवमेंट। इसको 1917 में स्टार्टिंग इसकी देखने को मिलती है, जहां पर ये पार्टनर करता है दुनिया भर में लगभग 1.5 लाख पार्टनर्स के साथ कि किस तरह से हम दुनिया भर में हमारे प्लेनेट के अंदर एक पॉजिटिव एक्शन लेकर आ पाए। तो इस बार क्या किया है इसने, इस बार यहाँ पे ना जो हमारी कमिटमेंट है कि 2040 तक हम 60% रिडक्शन लेकर आ पाएंगे प्लास्टिक के अंदर, ये इसके रिगार्डिंग फोकस करेंगे ताकि लोगों में इसके रिगार्डिंग अवेयरनेस जनरेट हो। एट द सेम टाइम 2030 तक जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको दुनिया भर से एलिमिनेट करने की कोशिश है। इसके अलावा जो यूनाइटेड नेशन ट्रीटी ऑन प्लास्टिक पोल्यूशन बाय 2024 है उसके साथ ही एग्री करते हैं। एंड साथ में ही कैसे इनोवेशन के माध्यम से प्लास्टिक फ्री वर्ल्ड की तरफ हम बढ़ सकते हैं, ये यहाँ पर फोकस रहा अर्थ डे 2024 का। ठीक है, तो अर्थ डे 2024 कब मनाया जाता है, मतलब 22 अप्रैल को। उसी तरह से ना उससे एक दिन पहले यानी कि 21 अप्रैल को क्या आता है, 21 अप्रैल को सर आता है सिविल सर्विसेज डे। और सिविल सर्विसेज डे है तो डेफिनेटली आप सब लोग जो सिविल सर्विसेज बनने का सपना देखते हैं, उस सपने के अंदर हमारी टीम भी आपको हेल्प करती है। ठीक है ना, तो पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से अप टू 60% ऑफ लाया गया है ऑन ऑल द ऑनलाइन यूपीएससी कोर्सेज। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दिया हुआ है, 21 से लेकर 25 अप्रैल के बीच में आप इन जितने भी कोर्सेज हैं उन सबको आप एक्सेस कर पाओगे। सब पे डिफरेंट डिफरेंट आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो डेफिनेटली सिविल सर्विसेज डे ऑफर के ऊपर आप इन कोर्सेज के अंदर एनरोल करके अपने सिविल सर्विसेज बनने के सपने को अच्छे से साकार कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज पूर्वी लहर के ऊपर। देखो पूर्वी लहर तो आप जानते होंगे, वैसे ज्योग्राफी के अंदर आप पढ़ते भी हो कि किस तरह से जब गर्मियों में लू वगैरह चलती है उसको हम पूर्वी लहर कहते हैं, जो पूर्व की दिशा से आती है, ईस्ट डायरेक्शन से आती है। पर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज पूर्वी लहर की। ये दरअसल में कंडक्ट जो होती है ये एक एक्सरसाइज है। किसने कंडक्ट किया इसको, इसको इंडियन नेवी ने कंडक्ट किया है अंडर द ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न नेवल कमांड। तो ईस्टर्न नेवल कमांड की एक्सरसाइज आपको देखने को मिल जाएगी। पर इसके अंदर अगर आप बात करोगे तो इंडियन एयरफोर्स प्लस एट द सेम टाइम अंडमान एंड निकोबार कमांड, कोस्ट गार्ड, इन सभी का भी साथ ही साथ आपको नोटिस करोगे कि इनका भी कंट्रीब्यूशन, इनका भी पार्टिसिपेशन देखने को मिला। फोकस ये था कि क्या हम एक्चुअल में मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं, आपस में एक दूसरे से हम सीख सकते हैं। इसके अलावा इंटरऑपरेबिलिटी, साथ में एक दूसरे से मिलकर काम करना, आपस में कोलैबोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना, वो सारी चीजें भी हमें इस एक्सरसाइज में देखने को मिलती हैं कि कैसे कुछ भी मैरीटाइम चैलेंज आता है, कैसे हम उनके रिगार्डिंग उन चैलेंजेस को टैकल करने के लिए कितना इफेक्टिवली हम यहाँ पे रेडी हैं। इसके साथ में ही इंडियन नेवी की कॉम्बैट रेडनेस कैसी है, मल्टीपल फेजेस के अंदर ये एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया गया ताकि हमारी कैपेबिलिटीज को यहाँ पे अच्छे से टेस्ट किया जा पाए। एंड अगर कुछ भी इश्यूज आते हैं तो हम उनको धीरे धीरे करके बेहतर करते रहें। तो ध्यान रखिएगा एक्सरसाइज पूर्वी लहर के बारे में। दोस्तों अगला हमारा टॉपिक है विद रिगार्ड्स टू ऑकस। ऑकस आप समझते होंगे कि 3 शब्दों से मिलकर बना है। ए से आपका ऑस्ट्रेलिया, यूके से यूनाइटेड किंगडम एंड यूएसए से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इन तीनों देशों के द्वारा मिलकर 2021 के अंदर एक स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाई गई ऑकस के नाम से। अब आप पूछेंगे इसको बनाने की जरूरत क्या पड़ी। देखो पहले ना मैं आपको थोड़ा सा फर्क समझा देता हूं बिटवीन अ डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन एंड न्यूक्लियर पावर सबमरीन। अब सबमरीन आप जानते होंगे, देखो सबमरीन होती क्या है, वो कहीं ना कहीं अंडर वाटर जाती है ना। एंड यही जो अंडर वाटर चीजें हैं ना, इसी के माध्यम से इसकी सबसे बढ़िया चीज देखने को मिलती है। क्या है कि कहीं ना कहीं सामने वाली कंट्री को हमें कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करनी हो या उसके ऊपर निगरानी रखनी हो तो वो सबमरीन के माध्यम से बहुत अच्छे से हो सकती है। क्योंकि आप नोटिस करो सबमरीन अंडर वाटर है तो इनको डिटेक्ट करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। ठीक बात है सर, पर सबमरीन भी ना 2 तरह की हो सकती हैं। एक होती है आपकी डीजल इलेक्ट्रिक और एक होती है आपकी न्यूक्लियर पावर्ड। न्यूक्लियर पावर्ड का मतलब न्यूक्लियर फ्यूल से है एंड नॉट विद द न्यूक्लियर वेपन्स के साथ। ठीक है ना, अब समझते हैं इनके अंदर फर्क। देखो एक्चुअली में होता क्या, जो डीजल इलेक्ट्रिक है ये वाले जो मोटर्स हैं ये डीजल इंजन से चलती हैं। सही बात है। अब ये होती तो नीचे ही है सर, पानी के नीचे ही होती हैं, पर इनको वापस से सरफेस के ऊपर बार बार आना पड़ता है। क्यों? ऑक्सीजन लेने के लिए। तो यानी कि ना ये ज्यादातर टाइम नीचे रहेंगी बट बीच बीच में इनको ऊपर आना पड़ेगा। और जब ये ऊपर आएंगी तो सामने वाली कंट्री जो एनिमी कंट्री है वो कहीं ना कहीं इनको डिटेक्ट कर सकती है। और जो इनकी पावर थी कि इनको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है, अब क्योंकि इनको बार बार ऊपर आना पड़ रहा है तो वो पावर कहीं ना कहीं इनमें लॉस्ट हो जाती है। ऑन द अदर हैंड जब मैं बात करता हूँ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स की, दरअसल में ना ये अंडर वाटर रह सकती है फॉर इनडेफिनिट पीरियड। तो जो पावर थी इनकी कि इनको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है,
वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स के अंदर और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो ये फ़र्क होता है। ठीक बात है सर। तो यानी कि जिसके पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स है वो कहीं ना कहीं लंबे टाइम तक निगरानी रख पाएगा। अब ऑस्ट्रेलिया के पास ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स थी नहीं। और आप जानते हो जब हम बात करते हैं इंडो पैसिफिक रीजन की, तो यहाँ पर सिर्फ चाइना का दबदबा बहुत ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है, राइट। अब ऐसे केस में यूके और यूएस ने सोचा कि यार हमें ना ऑस्ट्रेलिया को कहीं ना कहीं और पावर देनी पड़ेगी। अब आप सोचेंगे सर पावर कैसे दे? वो देंगे भैया हम न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स के थ्रू। समझे इस बात को? तो यूएसए और यूके इसमें अंदर क्या कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स यहाँ पे दे रहे हैं, उनके साथ मिलकर डेवलप एंड एक्वायर कर रहे हैं। दैट इज द मेजर फोकस ऑफ ऑफिस। और भी बहुत सारी चीजें जैसे टेक्नोलॉजी हो गया, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग हो गया, ये भी कोलैबोरेशन है, पर मेजर जो चीज है दैट इज विद रिगार्ड्स टू न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स। रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी ना अभी उतनी ज्यादा पावरफुल है नहीं। आप नोटिस करोगे उसके आसपास न्यूजीलैंड देखने को मिलेगा, तो इतनी उनको जरूरत कभी पड़ी नहीं है इन सभी चीजों की। पर अब यहाँ पे जैसे जैसे चाइना का इस एरिया के अंदर इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं रॉयल इंडियन नेवी को भी और मजबूत करवाने की यहाँ पे कोशिश हमें देखने को मिल जाती है। और ये देखो इतना इंपॉर्टेंट चीज है ना ये वाली जो टेक्नोलॉजी है, आप नोटिस करोगे कि यूएस ने ना कभी भी न्यूक्लियर प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी यूके के अलावा कभी आज तक किसी और को दी नहीं थी। उसके बाद जाके ये ऑस्ट्रेलिया को दी गई है। तो कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है। बाकी आप नोटिस करोगे जो ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने एनपीटी को साइन कर रखा है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को। तो इस वजह से उनकी कोई इंटेंशन नहीं है कि यहाँ पे सबमरीन्स के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स को भी लगाया जाए, ऐसा कोई इंटेंशन यहाँ पे नहीं देखने को मिलता। अब चाइना देखो अभी न्यूज में इसीलिए है क्योंकि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर्स ने वेस्टर्न पावर्स को एक्यूज किया है कि ऑकस सिक्योरिटी पैक्ट के माध्यम से कहीं ना कहीं न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का यहाँ पे खतरा बढ़ गया है, पर ऑस्ट्रेलिया ने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज विद रिगार्ड्स टू कॉपीराइट। अब देखो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का एक ऑर्डर आता है जिसमें बात करी जाती है कि देखो आपकी मैथमेटिकल इक्वेशंस हो गया, साइंस सब्जेक्ट्स हो गया, इनका जो वर्क होता है ना, वो कंटेंट होता है वो नॉन लिटरेरी होता है, मतलब कोई स्कॉलरली राइटिंग नहीं है, ठीक है ना, लिटरेचर वाली वो चीजें नहीं है। अब उसके साथ इनका कंसर्न नहीं है तो ये कॉपीराइट लॉ के अंतर्गत नहीं आएंगे। अब आप पूछेंगे सर कॉपीराइट क्या होता है? देखो जैसे हम बात करते हैं ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, तो आप जानते होंगे उसमें हम पेटेंट्स को कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। इन अ सिमिलर मैनर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, आपके ट्रेडमार्क्स वगैरह होते हैं। इन अ सिमिलर मैनर हमें कॉपीराइट्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं। कॉपीराइट्स क्या होते हैं? जैसे मान लो कोई क्रिएटर है किसी म्यूजिक का, आर्टिस्टिक वर्क का, फिल्म वगैरह का, साउंड रिकॉर्डिंग का, लिटरेरी या ड्रामेटिक वर्क का, उनको यहाँ पे राइट दिया जाता है। किस चीज का राइट होता है ये? देखो ये जो राइट होता है ना, ये राइट फोकस करता है कि मान लीजिए कि किसी और पर्सन ने, मतलब बेसिकली कहने का पॉइंट है कि जो उस वर्क को यूज करना, उसको रिप्रोड्यूस करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, परफॉर्म करना या डिस्प्ले करना, कहीं ना कहीं उसी ऑथर या उसी क्रिएटर के पास है उसका राइट। अगर कोई इसको मिसयूज करता है तो इसका डैमेज वगैरह उसको देना पड़ेगा, उसको पैसे वगैरह देने पड़ेंगे, या फिर एक परमानेंट एक रोक लगाई जा सकती है, उसको हम इंजंक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो राइट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, कम्युनिकेशन, पब्लिक, ये सारी चीजें कॉपीराइट के अंदर देखने को मिल जाती हैं ताकि उसके राइट्स को हम यहाँ पे सेफ गार्ड कर पाए, उस पर्टिकुलर पर्सन की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यहाँ पे सेफ गार्ड किया जा पाए। अगर कुछ ऐसा होता है तो वहाँ पे लीगल एक्शन भी हमें देखने को मिल जाएगा। बिना ऑथराइजेशन के आप उसको यूज नहीं कर सकते। तो कॉपीराइट एक्ट इंडिया में आता है 1957 के अंदर, इफेक्ट में आ गया 1958 के अंदर, जिसके माध्यम से ओरिजिनल वर्क को प्रोटेक्ट करने की यहाँ पे कोशिश करी जाती है। और हमारा ये जो एक्ट है ना, ये WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के जो अलग अलग ट्रीटीज हैं, जैसे WCT हो गया, WPPT हो गया, इनके साथ डेफिनेटली उनके साथ एग्रीमेंट के अंदर ही है। अब आप सोचेंगे सर मुझे भी कोई चीज कॉपीराइट करानी है तो मैं कैसे करवा पाऊंगा? देखिए उसके लिए ना आपको जाना होगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पास, ठीक है। उसके अंतर्गत आप जानते होंगे डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इसके अंतर्गत हमने एक रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट्स बना रखा है या कॉपीराइट ऑफिस बना रखा है। ये यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है कॉपीराइट्स देने के लिए, ठीक है ना। तो इनको यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं, आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में ये देनी है कि कॉपीराइट एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करता है एंड नॉट द आइडियाज। जैसे पेटेंट में होता है ना, पेटेंट में तो आइडियाज भी प्रोटेक्ट किए जाते हैं, तो बट इन केस ऑफ कॉपीराइट देयर इज नो कॉपीराइट ऑन अ पर्टिकुलर आइडिया। ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। एक अक्सर मुद्दा ये उठता है कि जो हमारे रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं, क्या वो कॉपीराइट लॉ के अंतर्गत प्रोटेक्टेड हैं? देखो आप इस चीज को समझना, जब हम, जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे हम बात करते हैं रामायण की, महाभारत की, अब इनके ऊपर कॉपीराइट से ये प्रोटेक्टेड नहीं है, पर इनके ऊपर जो भी चीजें बनी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रामानंद सागर की जो आपकी रामायण हो गया, या BR चोपड़ा की जो महाभारत हो गया, ये प्रोटेक्टेड है यूजिंग कॉपीराइट्स। समझे इस बात को?
तो रिलीजियस टेक्स्ट पब्लिक डोमेन का ही पार्ट है, इसके लिए इनके ऊपर कॉपीराइट प्रोटेक्शन नहीं होता। पर इनकी जो भी ट्रांसलेशंस वगैरह होती हैं या इनके ऊपर कुछ भी प्रोड्यूस किया गया है, कोई नया या क्रिएटिव वर्क यहाँ पे प्रोड्यूस किया गया है, दोज आर कवर्ड बाय कॉपीराइट लॉ इन इंडिया। ये चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। बाकी देखो, ये जो आंध्र हाई कोर्ट का जजमेंट आया, इसमें एनसीईआरटी का भी जिक्र था। एनसीईआरटी आप जानते ही होंगे 1961 के अंदर ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन हमारी यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ बनाई गई, ताकि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को स्कूल एजुकेशन को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग पॉलिसीज के ऊपर एडवाइस एंड असिस्ट कर पाए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विद रिगार्ड्स टू एमएसआर, मार्स सैंपल रिटर्न मिशन। देखो, ये जो मिशन है ना, अब कहीं ना कहीं सुर्खियों में इसलिए आ गया है कि पता नहीं लग रहा कि क्या ये मिशन कंप्लीट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। देखो, ओवर द टाइम हुआ पता क्या है कि नासा ने बहुत अलग अलग तरह के काम किए हैं, बिल्कुल इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। बहुत सारे इंटरेस्टिंग, बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम दुनिया भर के लिए यहाँ पे किए हैं। पर जब हम बात करते हैं ना इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की, तो यहाँ पर फोकस ये था कि पहले तो आप जाइए मार्स के ऊपर, मार्स के ऊपर आप सेफली लैंड कीजिए। लैंड करने के बाद वहाँ पे सैंपल्स को कलेक्ट कीजिए। सैंपल्स को कलेक्ट करने के बाद वहाँ से रॉकेट लॉन्च होगा सैंपल्स का फ्रॉम द अदर प्लेनेट, एंड उसको कहीं ना कहीं सेफली इंडिया के ऊपर लेकर, इंडिया नहीं सॉरी अर्थ के ऊपर लेकर आइए, जो कि कहीं ना कहीं 33 मिलियन माइल्स दूर है। अब पहले जो इसका सोचा गया कि इसकी कॉस्ट क्या होगी या टाइम कितना होगा, तो पहले सोचा गया कि हाँ ये काम हो जाएगा। पर ओवर द टाइम जो इसके अंदर चैलेंजेस वगैरह देखने को मिले हैं, उसके अंदर पता लगा है कि जिसके ऊपर कॉस्ट लगेगी ना, वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगेगी, एंड जो टाइम लगेगा वो भी बहुत ज़्यादा लगेगा। पैसा तो इतना लगेगा $11 बिलियन। सोचा था कि पूरा प्रोजेक्ट आपका $3 बिलियन में ही हो जाएगा, पर इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो अपने आप में ये मिशन कंप्लीट होगा या नहीं होगा, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आ चुका है। तो थोड़ा हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखो, नासा का ना आप यहाँ पर परसिवरेंस रोवर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, राइट। इसका फंक्शन नासा के परसिवरेंस रोवर का ये रहता है कि कहीं ना कहीं आप जहां भी जा रहे हो वहां पर जाकर साइंस देखिए कि क्या वहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, कुछ सॉइल्स के, कुछ रॉक्स के, उसके सैंपल्स को कलेक्ट करो एंड फिर अर्थ तक वापस भेजो, ताकि फ्यूचर मिशंस में इसकी मदद मिल पाए। ठीक है, तो ये फोकस था जो मार्स के ऊपर परसेवरेंस रोवर गया था कि वहां पे जाके इन चीजों को स्टडी करे कि क्या, एंड वापस उनको डिलीवर करे मार्शियन सरफेस का जो भी मटेरियल कलेक्ट किया है अर्थ के ऊपर। तो नासा एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी दोनों यहाँ पे इसके रिगार्डिंग काम कर रहे हैं। ठीक है ना। इवन यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो फेच रोवर है, वो यहाँ पे हो सकता है कि अब परसेवरेंस रोवर से कहीं ना कहीं सैंपल्स को कलेक्ट करे एंड किसी तरह से वो यहाँ पे वापस अर्थ पे कैसे लेके आना है, कोशिश इसके अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स की देखी जा रही है। इवन अब तो एलन मस्क को भी पूछा गया है कि आप बताइए कैसे उसको लेकर आ सकते हैं। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए परसेवरेंस रोवर के बारे में कि इसकी जो मिशन ड्यूरेशन थी कम से कम 1 मार्स ईयर है, जो कि 687 अर्थ डेज के इक्विवेलेंट आता है। 2020 के अंदर इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया था यूएसए के फ्लोरिडा से, एंड फोकस इसका आप समझ ही गए होंगे। तो कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए थे। कल मैंने आपको दिल्ली के बारे में पूछा था। देखो, दिल्ली की बात नहीं कर रहा, ये दिल्ली की बात है। एक्चुअल में हुआ पता क्या है कि इंडिया ने ना अनाउंस किया है कि हम अपनी एम्बेसी खोलेंगे। क्या खोलेंगे? एम्बेसी। कहाँ पर सर? दिल्ली में। पर है कहाँ? दिल्ली नहीं, दिल्ली। ये आपको यहाँ देखने को मिलता है। कहाँ पर? ईस्ट तिमोर या फिर तिमोर लेस्टे। इसकी कैपिटल आपको देखने को मिल जाएगी दिल्ली। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि इसकी लोकेशन क्या है, ये आप नोटिस कर पाओगे। ठीक है ना। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो आपको पता होनी चाहिए। ये साउथ ईस्ट एशिया के अंदर आप यहाँ पे इसको कनेक्ट कर सकते हो, राइट। आज का आपका होमवर्क रहेगा माउंट एरेबस के रिगार्डिंग। अब आपको ये बताना है ये है कहाँ पर, वेयर एग्जैक्टली इज दिस लोकेटेड। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे आप कमेंट्स में डेफिनेटली बताना। इसके अलावा जो ट्रू फॉल्स होते हैं उनका आंसर भी मुझे आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हो, इनमें से कौन सा ठीक है एंड कौन सा गलत है। कल मैंने आपको जो होमवर्क दिया था उसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। जब हम बात करते हैं, देखो ब्रह्मोस की, मैंने आपको बताया था कि MTCR का पार्ट होने से पहले ब्रह्मोस की रेंज ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज थी 290 किलोमीटर। बाद में इसको एक्सटेंड कर दिया 450 किलोमीटर के रिगार्डिंग, एंड अब फोकस है कि कैसे इसको 600 किलोमीटर एंड बियॉन्ड तक हम इसकी रेंज को लेकर जा सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। MTCR की बात करें तो यस, आज के समय 35 कंट्रीज हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। आउटर स्पेस ट्रीटी को यह कह रहे हैं कि 2003 में अडॉप्ट किया गया, नहीं, ये 1967 के अंदर इसको अडॉप्ट किया गया था। तीसरा आपका गलत हो जाएगा। मेगालिथ डेफिनेटली यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट चौथी करेक्ट हो जाएगी। MCQs की बात करें तो पहला होमवर्क आपका रहेगा विद रिगार्ड्स टू पॉलिटी, जहां पर पूछा गया सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में। तो ये नीचे कमेंट्स में आप इसका आंसर बता सकते हो। दूसरा होमवर्क भी हिस्ट्री के रिलेटेड है एंड काफी इजी है। अगर आपने जैनिज्म, बुद्धिज्म इनको अच्छे से पढ़ा है ना, तो ये क्वेश्चंस आपके बड़े आराम से बनने चाहिए, राइट। इसके अलावा जो मैंने कल आपको होमवर्क दिया था लिविंग रूट ब्रिज के रिगार्डिंग, अब यहाँ पे पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे। देखो, ये जो फोटो है ना, ये मेघालय की है
और ये आप नोटिस कर पा रहे हो, ये जो बने हुए हैं ना यहाँ पे आपको ब्रिजेस देखने को मिलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं क्या, लिविंग रूट ब्रिजेस। ये एरियल ब्रिजेस हैं जो कि इनकी रूट्स, ये जो पेड़ों की रूट्स हैं, इनको मैनिपुलेट करके बनाए जाते हैं। ये हमारा इंडियन रबर ट्री आपको देखने को मिल जाएगा, इनको मैनिपुलेट करके यहाँ पे इस तरह से लिविंग रूट ब्रिजेस को बनाया जाता है। देखो लिविंग रूट ब्रिज तो सबको पता ही है, पर इसके अलावा ना इनका लोकल नेम जो है दैट इज जिंग कियांग जरी। क्या नाम है सर इनका लोकल नाम? इनका लोकल नाम है जिंग कियांग जरी। ये लोकल नाम भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, मेघालय के अंदर इनको इन नामों से भी जाना जाता है। इसके साथ ही साथ मैंने आपको एक और होमवर्क दिया था विद रिगार्ड्स टू चंगपा कम्युनिटी के बारे में। देखो पहली बात तो आप ये समझो, यहाँ पर आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, जब मैं बात करता हूँ चंगपा कम्युनिटी की, ये दरअसल में आपको लद्दाख के अंदर देखने को मिलती है आपको कम्युनिटी, ठीक है, बेसिकली जो चंगथांग वाला रीजन है ना वहां पर, राइट। और ये क्या है सर, ये एक सेमी नोमैडिक कम्युनिटी है। क्या है? सेमी नोमैडिक कम्युनिटी आपको देखने को मिल जाएगी। और जैसा आप पिक्चर में यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पर ना ये पश्मीना गोट्स को यहाँ पे इस तरह से रियर करते हैं एंड उससे फिर पश्मीना वूल हमें देखने को मिल जाती है जो कि बहुत ही फाइन होती है। इसके साथ ही यहाँ पर जो चंगपा कम्युनिटी है, इनको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस भी दिया गया था 1989 के अंदर। तो जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया, उत्तराखंड नहीं, ये लद्दाख की बात हो रही है, बाकी सेकंड और थर्ड यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PW ओनली एस भी जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।